प्रपोज़ल राइटिंग में ग्रामर और वोकैब्युलरी का क्या इस्तेमाल हो सकता है? प्रपोज़ल लिखना जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, उसका एक अपना एक ख़ास अंदाज़ और फ्लेवर होता है और ज़रूरी है कि उसको दुरुस्त तौर पे किया जाए। उसमें थोड़ी-सी लैंग्वेज जो आम हम इस्तेमाल में बोली जाती है कन्वर्सेशनल या जो ब्लॉग में होती है, उससे थोड़ी-सी फॉर्मल होती है, थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। जो उसमें वर्ड्स यूजुअली यूज़ होते हैं, कुछ उन वर्ड्स को हम देखते हैं और उनके मुतबादल अल्फ़ाज़ भी दिए हुए हैं ताकि आप बार-बार सेम लफ्ज़ आपको ना यूज़ करने पड़ें। जो आगे लिस्ट्स आ रही हैं, उनको आपने जब इस्तेमाल करेंगे, वो लफ्ज़ जो हैं वो लूज़ली इंटरचेंजेबल हैं, यानी एग्ज़ैक्टली उनका सेम मतलब नहीं है, लेकिन तकरीबन सेम ही मतलब है। तो इसलिए जब आप उनको इस्तेमाल करें, तो उनका जो एग्ज़ैक्ट यूसेज है, उसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें इंटरनेट के ऊपर ही, और ताकि ये ना हो कि आप उसको गलत से आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और गलत वर्ड यूज़ कर लें। सो जस्ट डबल चेक, क्योंकि ये मिलते-जुलते मानी के अल्फ़ाज़ हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट के भी वो अल्फ़ाज़ नहीं हैं। और इसके अलावा और भी आप सिनोनिम्स ढूँढ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लिस्ट पे अपने आप को लिमिट करें, इसके अलावा और भी आप ढूँढ सकते हैं। और एक ही मतलब के 2 अल्फ़ाज़ एक ही जुमले में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि माय एम्स एंड गोल्स आर टू डू सच एंड सच अ थिंग, आइदर से एम्स और से गोल्स। तो कम अल्फ़ाज़ में बात करें, सक्सेंट यानी कि कंसाइज़ और प्रिसाइज़ बात करें, उसमें आपकी बात में ज़्यादा वज़न होगा। अब ये कुछ वो अल्फ़ाज़ हैं जो आम तौर पे रिपोर्ट्स में भी और प्रपोज़ल्स के लिखे जाने में भी ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने इनके आपको मुतबादिल अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं। अगर आपने कहना है कि इन्फॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करेंगे या कोई डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए गैदर या आइडेंटिफ़ाई करना या जनरेट करना, ये वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सॉल्यूशन प्रपोज़ल है, तो आप उसमें कहेंगे वी विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर दिस, दिस, दिस। तो हो सकता है आपको दोबारा-दोबारा वो कहना पड़े, उसके लिए मुतबादिल अल्फ़ाज़ हैं की, आंसर, रेज़ोल्यूशन, रेमेडी, एलिविएशन। जैसे एलिविएशन अक्सर पॉवर्टी के साथ यूज़ होता है, पॉवर्टी एलिविएशन यानी उसको सॉल्व करना, कम करना। अ, एंटीडोट, करेक्टिव मेजर्स, ठीक है? उसके अलावा प्रोसेस का अगर आपने लफ्ज़ यूज़ करना है, तो हर बार बजाय इसके आप कहें कि वी विल फॉलो दिस प्रोसेस, तो आप उसके मुतबादिल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजर्स, मेथड, प्रोसीजर, मैकेनिज़्म, स्टेप्स, स्कीम और स्ट्रैटेजी। अगेन देयर द मीनिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन ये कि आपको थोड़ा-सा इनको लुक अप करके और फिर आप इस्तेमाल करें, अगर आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर इनके साथ नहीं हैं तो। स्टार्ट करने के लिए बहुत से वर्ड्स होते हैं और स्टार्ट का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल भी होता है। तो उसके मुतबादल अल्फ़ाज़ हो सकते हैं बिगिन, कमेंस, इनिशिएट, लॉन्च, किक ऑफ, सेट इन मोशन। किक ऑफ में ज़रा-सा एंथुसियाज़्म और जज़्बा ज़्यादा है, और अगर आप ये मतलब कन्वे करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस के लिए अगेन ये वर्ड्स हैं अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, ब्रेक थ्रू, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेडवे, मोमेंटम और ग्रोथ। एक्सपर्टीज़ अगर आपका वो है, अगर आप प्रपोज़ल में आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे इदारे में ये सारी एक्सपर्टीज़ है या हमारी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत कैपेबल है, तो द अल्टरनेट वर्ड्स यू कैन यूज़ आर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, नो हाउ एंड प्रोफिशिएंसी। अच्छा, प्रपोज़ल्स में या किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हुए हम अक्सर कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, या तो आप किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशनल डॉक्यूमेंट में से उठा के, जैसे कि कोई ब्रोशर है या कोई और रिपोर्ट है, उसमें से कोई चीज़ उठा के आपने प्रपोज़ल में डाल दी कि यही वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखनी है। या ये भी हो सकता है कि एक हेडिंग के नीचे भी आपने वही चीज़ पेस्ट कर ली और किसी और हेडिंग के नीचे भी सेम कंटेंट पेस्ट कर लिया। तो इससे द थिंग टू बी केयरफुल अबाउट इज़ कि अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंट से उठाया है, हो सकता है उसका पर्पस कुछ और हो और इस प्रपोज़ल का पर्पस कुछ और है। तो उसको एक नज़र देख लें। हो सकता है उसमें ये लिखा हुआ हो, वो 2016 में बना हो वो रिपोर्ट या वो ब्रोशर, और उसमें लिखा हुआ हो लास्ट ईयर वी डिड दिस, और अगर आप अभी भी यही लिख देंगे 2018 में लास्ट ईयर वी डिड दिस, तो दैट विल नॉट बी ट्रू। तो उस इस तरह की चीज़ों को, डेट्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को फिर आप चेक करें। अब तो वो 3 इयर्स अगो हो गया है, या आप उसका साल एग्जैक्ट मेंशन कर दें कि इस साल में हमने ये अचीवमेंट की थी, या हम इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस काम के लिए। सो कॉपी पेस्ट करते हुए हमेशा चेक कर लें कि चीज़ें अप टू डेट हैं, जो चीज़ उस वक़्त ओरिजिनली जब वो डॉक्यूमेंट बना था उस वक़्त सच थी, वो अब सच है कि नहीं। और अगर मिलती-जुलती इन्फॉर्मेशन आपको 2 जगहों पे देनी है, तो उसको कोशिश करें थोड़ा-सा उसका टेक्स्ट चेंज कर लें। एग्ज़ैक्ट सेम ना हो, क्योंकि वो पढ़ते हुए इट विल कम अक्रॉस एज़ वेरी लेज़ी, कि आपने मेहनत नहीं की उसके ऊपर और आपने एक ही चीज़ बार-बार पेस्ट कर दी है। अ, कुछ कॉमन एरर्स हैं, जैसे कि अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट।
अफेक्ट होता है, इसको याद रखने की एक अच्छी निशानी है, अफेक्ट होता है असर करना, ठीक है? तो करना आ पे एंड होता है और ये भी आ से स्टार्ट होता है अफेक्ट। और इफेक्ट होता है जो असर खुद होता है। जैसे अगर आपने कहना है द इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टू मच टीवी ऑन वायलेंस इन चिल्ड्रन, तो वो ई से इफेक्ट होगा। और अगर आपने कहना है कैसे असर करता है, तो वो होगा हाउ डज टीवी अफेक्ट, यानी कैसे असर करता है चिल्ड्रंस हैबिट्स रिलेटेड टू वायलेंस और पीसफुलनेस एक्सेट्रा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, और अपने लिए निशानियां रख के इसी तरह याद रखा करें तो आपको भी याद रहेगा। देन एंड देन, THEN का मतलब होता है उसके बाद। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि वन प्रोविंस इज डूइंग बेटर देन द अदर इन एजुकेशन, तो फिर आप THAN इस्तेमाल करेंगे। अगेन दीज आर लिटिल थिंग्स, लेकिन ये कि आपके ओवरऑल जो इम्प्रेशन बन रहा है, जो आप कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं या कुछ, तो वो इससे अच्छा या बुरा हो सकता है। इट्स अ वेरी कॉमन एरर। अच्छे अच्छे लिखने वाले जो हैं दे गेट इट रॉन्ग। इट्स जो पॉस्टफी के साथ है वो सिर्फ उस वक्त यूज होता है जब आप इट इज की जगह लिख रहे हैं। यानी आपने अगर कहना है इट्स अ सनी डे, तो इट्स जो है वो इट इज की जगह है। इट इज अ सनी डे की जगह आप कह रहे हैं, तो फिर उस वक्त पॉस्टफी आएगा। और अगर आप ओनरशिप शो कर रहे हैं तो पॉस्टफी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ज़रा सा उल्टा मामला है कि पॉस्टफी ओनरशिप शो करने के लिए नहीं, लेकिन जहाँ पे एक अल्फ़ाबेट हमने आई हटाया है वहाँ पे आता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। अच्छा, उसके अलावा ये कि देयर एंड देयर, दे आर की जगह देयर होता है, लेकिन ये कि दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म, द कॉन्ट्रैक्शन इज टू इनफॉर्मल। तो प्रपोजल में या किसी ऐसे सीरियस डॉक्यूमेंट में तो आप इसको यूज़ करेंगे भी नहीं। अच्छा, पंक्चुएशन को करेक्टली इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रन ऑन सेंटेंसेस और कॉमे डाल के एक ही सेंटेंस चलता जा रहा हो, दैट गिव्स अ वेरी अनप्रोफेशनल इंप्रेशन, और वो पढ़ने में बिल्कुल ही वो कॉन्वर्सेशनल सी कोई चीज़ लगती है। लेट्स हैव अ लुक। इट रेन्ड हेविली द मानसून्स वर स्ट्रॉन्ग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। इसको एक्चुअली होना चाहिए व्हेन इट रेन्ड हेविली द पास्चर्स फ्लरिश्ड, या व्हेन इट रेन्ड हेविली द मानसून्स वर स्ट्रॉन्ग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है द मॉनसून्स ब्रॉट हैवी रेन्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो इसमें इसको दो उसके जो हिस्से हैं उसको इकट्ठा करके और डिफरेंटली वर्ड किए ताकि वो एक होल लगे, और बीच में कॉमा के साथ वो दो अलग अलग जो है वो हैंग करती हुई चीज़ें ना लगें। वी प्लान टू सेट अप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, दीज विल बी रन। अब यहाँ पे या तो फुल स्टॉप होना चाहिए था या सेमी कॉलन होना चाहिए था, लेकिन इधर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, सो दैट्स नॉट अ गुड यूज ऑफ punctuation. These will be run by trained women from the neighborhood. Once community health centers are set up, women from the neighborhood will be trained to run them. अब इसमें देखें, इसमें जो कॉमा है वो नेचुरली फॉल कर रहा है और इसको आप अलग अलग जुमलों में ब्रेक नहीं कर सकते, सो दैट्स अ बेटर फ्लो। वंस, व्हेन, इस तरह अगर आप करके स्टार्ट करें। अच्छा, ये कुछ लैंग्वेजेस बोलने वाले जो होते हैं, जैसे जो उर्दू बोलने वाले हैं, वो कोई मिस्टेक्स हैं जो उनकी कॉमन है जो वो करेंगे। तो उसमें से ये एक बहुत पॉपुलर मिस्टेक है कि जो कंटिन्यूस टेंस है उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मसलन वी विल बी मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स, उसके बजाय बेहतर जुमला जो है वो ये है वी विल मॉनिटर द रिजल्ट्स। या आर एक्सपर्ट्स वर वर्किंग फॉर 5 years, वर वर्किंग के बजाय बेहतर ये है कि आप कहें आर एक्सपर्ट्स हैव वर्कड फॉर 5 years। इसी तरह द टीम्स विल बी विजिटिंग द फील्ड वर्कर्स फॉर रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, उससे बेहतर और फॉर्मल ये है द टीम्स विल विजिट द वर्कर्स फॉर रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स। ये अगेन ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टाइल में चल जाता है कि आई विल बी गोइंग देयर टुमारो, तो उसमें तो चल जाता है, लेकिन करेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल यही है आई विल गो देयर टुमारो। तो ये कुछ कॉमन एरर्स, कुछ जो चीज़ें हम जब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को उसमें जो हमारे लिए स्टैंड आउट करती हैं वो ये हैं। वर्ब को गलत जगह हम रखते हैं क्योंकि हो सकता है हमारी अपनी ज़बान में वर्ब्स डिफरेंटली आते हैं और इंग्लिश में डिफरेंटली आते हैं। मिलियंस एंड ट्रिलियंस वी स्पेंड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, इसका बेहतर तरीका ये है वी स्पेंड ट्रिलियंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, या मिलियंस, या जो भी कुछ कहना है, लेकिन वर्ब को शुरू में लगाएं। सिमिलरली व्हेन द, ये क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका है विच रीड्स लाइक अ सेंटेंस एंड नॉट लाइक अ क्वेश्चन। व्हेन द शिपमेंट विल अराइव, इसके बजाय होना चाहिए व्हेन विल द शिपमेंट अराइव। सो वर्ब प्लेसमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसको वी हैव टू गेट इट राइट। जेंडर्ड लैंग्वेज, प्रपोजल जब लिखते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू बी पोलिटिकली करेक्ट।
अब बहुत सी चीज़ों में जैसे एक्ट्रेसेस को भी एक्टर ही कहा जाता है, चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कहा जाता है, तो ये एक लिस्ट है आपके लिए कि ये आप इसकी एहतियात करें जब आप कोई प्रपोज़ल बनाएँ तो। क्योंकि उसमें भी पॉलिटिकली करेक्ट होना उसमें ऐसे सीरियस डॉक्यूमेंट में बहुत ज़रूरी होता है।